Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shikshaalliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Foreigner Tribunal. तो हम जानेंगे फॉरेनर ट्राइब्यूनल के बारे में. Assam Government Political Department had issued a notification ordering the State Police Border Wing not to forward any case against Gurkha to the Foreigner Tribunal under the Foreigner Act of 1946. असम गवर्नमेंट का जो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने इश्यू किया एक नोटिफिकेशन को जो कि ऑर्डर कर रहा है स्टेट पुलिस बॉर्डर विंग को कि वो नहीं फॉरवर्ड करेंगे किसी भी केस को गोरखा के खिलाफ फॉरेनर ट्राइब्यूनल के पास अंडर फॉरेनर एक्ट ऑफ 1946 के. बैकग्राउंड को हम समझते हैं. इसका जो बॉर्डर विंग है उसको टास्क दिया गया है कि वो आइडेंटिफाई करे पीपल को जिनका डाउटफुल सिटीजनशिप है जो कि सर्व कर रहे हैं नोटिस को फॉरेनर ट्राइब्यूनल के पास जो कि एक क्वासी जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट है. हाउ मेनी गुरखास आर देयर इन दी स्टेट, कितने गुरखास है स्टेट में. तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस असम हैज मोर देन 5 लाख गुरखास मोस्टली ऑफ हुम केम एज मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज अंडर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. जो 2011 का सेंसस है उसके अनुसार असम में मोर देन 5 लाख गुरखास है. इसमें ज्यादातर जो है वो मेंबर्स है आर्म फोर्सेज के जो कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आते थे. About 22,000 Gurkhas were left out of the draft National Register of Citizens published on August 31st, 2019. उसमें 22,000 गोरखास जो है वो बाहर रह गए हैं ड्राफ्ट नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से जिसको कि पब्लिश किया गया था 31 अगस्त 2019 में. क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा लेटेस्ट मूव का. तो द केसेस ऑफ सम 2500 गुरखास आर पेंडिंग इन अ फ्यू ऑफ द 1000 फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स इन असम. ऑल सच केसेस आर टू बी विड्रॉन. जो केसेस है अप्रोक्सीमेटली 2500 गुरखास का वो पेंडिंग है कुछ फॉरेन ट्राइब्यूनल्स में असम के. वो सारे केसेस को विड्रॉ कर लिया जाएगा. किनको डिक्लेयर किया जाता है फॉरेनर के तौर पे. तो डिक्लेयर फॉरेनर और डीएफ इज अ पर्सन मार्क्ड बाय फॉरेनर ट्राइब्यूनल फॉर एलिजिबली फेलिंग टू प्रूव देयर सिटीजनशिप आफ्टर द स्टेट पुलिस बॉर्डर विंग मार्क हिम एज हर एन इलीगल इमिग्रेंट. जो एक डिक्लेयर फॉरेनर या डीएफ जो है वो वैसे पर्सन होते हैं जिनको मार्क किया गया है फॉरेनर ट्राइब्यूनल के द्वारा कि ये एलिजिबली नहीं प्रूव कर पाए अपने सिटीजनशिप को. स्टेट पुलिस बॉर्डर विंग ने जब उनको सस्पेक्ट किया था कि वो इलीगल इमिग्रेंट है तो वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए. उन्हीं को डिक्लेयर किया जाता है फॉरेनर. ये फॉरेनर ट्राइब्यूनल क्या होता है. तो फॉरेनर ट्राइब्यूनल आर क्वासी जुडिशियल बॉडी स्टैब्लिश एज पर द फॉरेनर ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 एंड फॉरेनर एक्ट 1946. जो फॉरेनर ट्राइब्यूनल है वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है जिसको स्टैब्लिश किया गया है फॉरेनर ट्राइब्यूनल ऑर्डर के माध्यम से 1964 का और फॉरेनर एक्ट 1946 के द्वारा. कंपोजिशन इसका क्या होता है. तो एडवोकेट नॉट बिलो द एज ऑफ 35 ईयर ऑफ एज विथ एटलीस्ट 7 ईयर ऑफ प्रैक्टिस और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स फ्रॉम द असम जुडिशियल सर्विस, रिटायर्ड आईएएस और एसीएस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी हैविंग एक्सपीरियंस इन क्वासी जुडिशियल वर्क. जो एडवोकेट होंगे वो 35 ईयर ऑफ एज के बिलो नहीं होने चाहिए. कम से कम उनको 7 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए. रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर होने चाहिए असम या जुडिशियल सर्विस के और रिटायर्ड आईएएस व एसीएस ऑफिसर होने चाहिए. लेकिन उनका भी रैंक जो है वो सेक्रेटरी व एडिशनल सेक्रेटरी से नीचे नहीं होना चाहिए. और जिनको एक्सपीरियंस होना चाहिए क्वासी जुडिशियल वर्क का वही हो सकते हैं इनके कंपोजिशन में. हु कैन सेट अप दिस ट्राइब्यूनल, कौन सेटअप कर सकता है इस ट्राइब्यूनल को. The Ministry of Home Affairs has amended the Foreign Tribunal Order 1964 and has empowered district magistrates in all state and union territory to set up tribunal quasi-judicial body to decide whether a person is staying illegally in India is a foreigner or not. जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने अमेंड कर दिया है फॉरेनर ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 को और एम्पावर्ड किया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी का कि वो सेटअप कर सकते हैं ट्राइब्यूनल को. क्वासी जुडिशियल बॉडी होगा ये जो कि डिसाइड करेगा कि वो जो पर्सन जो कि स्टे कर रहा है वो इलीगली स्टे कर रहा है इंडिया में वो फॉरेनर है कि नहीं. अर्लियर द पावर टू कंस्टिट्यूट ट्राइब्यूनल वर वेस्टेड ओनली विद द सेंटर. इसके पहले जो पावर था कंस्टिट्यूट करने का ट्राइब्यूनल को सिर्फ सेंटर के पास था. कौन अप्रोच कर सकते हैं. द अमेंडेड ऑर्डर फॉरेन ट्राइब्यूनल ऑर्डर 2019 ऑल्सो एम्पावर इंडिविजुअल टू अप्रोच द ट्राइब्यूनल. जो अमेंडेड ऑर्डर है फॉरेनर ट्राइब्यूनल ऑर्डर 2019 का ये एम्पावर करता है इंडिविजुअल को भी कोई अप्रोच कर सकते हैं ट्राइब्यूनल के पास. Earlier, only the state administration could move the tribunal against a suspect. पहले क्या था सिर्फ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो थे वो मूव कर सकते थे ट्राइब्यूनल के पास सस्पेक्ट के खिलाफ. लेकिन अब क्या है कि जो इंडिविजुअल है वो भी अप्रोच कर सकते हैं ट्राइब्यूनल को अगर सस्पेक्ट उनको लगता है कि ये फॉरेनर है. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सब मिशन ऑन फॉर्डर एंड फीड. तो हम जानेंगे जो सब मिशन है फॉर्डर और फीड के लिए इसके बारे में. द गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस अ सब मिशन ऑन फॉर्डर एंड फीड. गवर्नमेंट में भी हाल ही ने अनाउंस किया एक सब मिशन को फॉर्डर और फीड के लिए. तो हम जानेंगे सब मिशन ऑन फॉर्डर एंड फीड के बारे में. द स्कीम विल प्रोवाइड 50% कैपिटल सब्सिडी अप टू ₹50 लाख for project cost to the beneficiary for infrastructure development and for procuring machinery for value addition in feed such as hay, silage, total mixed ration,
जो ये स्कीम है सब मिशन ऑन फॉडर एंड फीड, ये प्रोवाइड करेगा 50% कैपिटल सब्सिडी को अप टू ₹50 लाख तक का, अगर डेवलप किया जा रहा है प्रोजेक्ट को जिसका जो कॉस्ट है वो बेनिफिशियरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज हो रहा हो, और प्रोक्योर करने में मशीनरी को जिसका वैल्यू जो है एडिशन में मदद कर रहा हो फीड का, जैसे कि हे, सिलेज, टोटल मिक्स राशन में, तो उनको 50% तक कैपिटल सब्सिडी दिया जाएगा। प्राइवेट इंटरप्रेन्योर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, डेली कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सेक्शन 8 कंपनी एनजीओ कैन अवेल देमसेल्फ ऑफ द बेनिफिट अंडर दिस स्कीम। जो प्राइवेट इंटरप्रेन्योर है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी और जो सेक्शन 8 कंपनी है एनजीओ, वो सब अवेल कर सकते हैं खुद को बेनिफिट लेने के लिए इस स्कीम के अंतर्गत। द स्कीम कैन बी यूज फॉर कवरिंग द कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी सच एज बेलिंग यूनिट, हार्वेस्टर, चैप कटर, सेट एक्सेट्रा। और ये जो स्कीम है उसको यूज किया जाएगा कवर करने के लिए जो कॉस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी का, जैसे कि बेलिंग यूनिट हो गया, हार्वेस्टर हो गया, चैप कटर हो गया, शेड हो गया। वाई अवेलेबिलिटी ऑफ गुड एंड अफोर्डेबल क्वालिटी फीड एंड फॉडर मैटर, क्यों ये जो अवेलेबिलिटी है गुड और अफोर्डेबल क्वालिटी फीड एंड फॉडर का मैटर करता है। The study by the Indian Grassland and Fodder Research Institute has observed that for every 100 kg of feed required, India is short of 23.4 kg of dry fodder, 11.24 kg of green fodder and 28.9 kg of concentrate feed. एक जो स्टडी है इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट का, उसमें ये पाया गया है कि हर एक 100 केजी जो फीड जो की आवश्यकता है उसमें इंडिया जो है वो शॉर्ट कर रहा है 23.4 केजी ड्राई फॉडर का, 11.24 केजी ग्रीन फॉडर का, 28.9 केजी कॉन्सेंट्रेट फीड का। लो मिल्क प्रोडक्टिविटी, जो लो मिल्क प्रोडक्टिविटी है, द लैक ऑफ गुड क्वालिटी फीड एंड फॉडर इम्पैक्ट द प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ कैटल, जो कमी होता है गुड क्वालिटी फीड और फॉडर का, इसके कारण प्रभाव पड़ता है प्रोडक्टिविटी लेवल पे कैटल का। This is one of the chief reason why Indian livestock milk productivity is 20 to 60% lower than the global average। और ये एक मेन रीजन है कि क्यों इंडिया के जो लाइफ स्टॉक का मिल्क प्रोडक्टिविटी है वो 20 से 60% लोअर क्यों है ग्लोबल एवरेज से। हाई इनपुट कॉस्ट, बहुत ज्यादा इनपुट कॉस्ट है। इफ वी ब्रेक डाउन द इनपुट कॉस्ट वी फाइंड दैट फीड कंस्टिट्यूट 60 to 70% ऑफ मिल्क प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर हम ब्रेक डाउन करें इनपुट कॉस्ट को तो हम लोग पाएंगे कि जो फीड है वो कंस्टिट्यूट करता है 60 से 70% मिल्क के प्रोडक्शन कॉस्ट को। When the National Livestock Mission was launched in 2014, it focused on supporting farmers in producing fodder from non-forest wasteland grassland and cultivation of coarse grain। जब नेशनल लाइवस्टॉक मिशन को लॉन्च किया गया था 2014 में, ये फोकस कर रहा था सपोर्ट करने में फार्मर्स को कि वो प्रोड्यूस करे फॉडर को नॉन फॉरेस्ट वेस्टलैंड ग्रासलैंड से और कल्टीवेट करे कोर्स ग्रेन को। हाउएवर दिस मॉडल कुड नॉट सस्टेन फॉडर अवेलेबिलिटी ड्यू टू लैक ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज इन दी वैल्यू चेन। ये जो मॉडल था ये नहीं सस्टेन कर पाया फॉडर के अवेलेबिलिटी को क्योंकि कमी था फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज में वैल्यू चेन के बीच में। वाई सब मिशन ऑन फॉडर एंड फीड इज सिग्निफिकेंस, ये जो सब मिशन है फॉडर और फीड के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज अबाउट 200 मिलियन इंडियंस आर इन्वॉल्व इन डायरी एंड लाइवस्टॉक फार्मिंग, द स्कीम इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन। जो अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन इंडियन जो है वो इन्वॉल्व है डायरी और लाइवस्टॉक फार्मिंग के सेक्टर पे, इसी कारण ये जो स्कीम है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉवर्टी एलिविएशन के पर्सपेक्टिव से भी। The sub-mission on fodder and feed intend to create a network of entrepreneurs who will make silage the hub and sell them directly to the farmer। जो सब मिशन ऑन फॉडर एंड फीड है वो इंटेंड करता है, को क्रिएट करेगा एक नेटवर्क को इंटरप्रेन्योर का जो कि तैयार करेंगे सिलेज हब को और सेल कर देंगे इसको डायरेक्टली फार्मर्स को। ब्रिंगिंग डाउन द इनपुट कॉस्ट, ये कम करेगा इनपुट कॉस्ट को। जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है सिलेज का वो कम करेगा इनपुट कॉस्ट को फार्मर्स के लिए क्योंकि जो सिलेज है वो काफी चीपर है कॉन्सेंट्रेट फीड के कंपेरिजन में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो the revised scheme has been designed with the objective of increasing productivity, reducing input costs and doing away with middlemen who usually take a huge cut। ये जो रिवाइज स्कीम है उसको डिजाइन किया गया इस तरीके से ताकि ये इंक्रीज करे प्रोडक्टिविटी को, कम करे इनपुट कॉस्ट को और हटा दे जो मिडिल मैन है जो कि यूजुअली ह्यूज कट अपना लेते हैं उसको खत्म करे। Since India has a livestock population of 537.78 million, effective implementation of this scheme will play a major role in increasing the return on investment for our farmer। क्योंकि इंडिया में जो लाइफ स्टॉक का पॉपुलेशन है वो 535.78 मिलियन है, अगर इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाता है इस स्कीम को तो ये प्ले करेगा एक मेजर रोल को इंक्रीज करने में रिटर्न को इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे फार्मर्स के ऊपर। चैलेंजेस, लेकिन इसके ऊपर कुछ आएंगे तो क्या चैलेंजेस हम इसको देखते हैं। तो सीजनल अवेलेबिलिटी, अ मेजर चैलेंज इन द फिश सेक्टर इमनेट फ्रॉम द फैक्ट दैट गुड क्वालिटी ग्रीन फॉडर इज ओनली अवेलेबल फॉर अबाउट 3 months ड्यूरिंग दिस ईयर। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है फिश सेक्टर इमेंडमेंट में, वो है गुड क्वालिटी ग्रीन फॉडर जो कि अवेलेबल है सिर्फ 3 month के लिए।
फर्मेंटिंग ग्रीन फॉडर, आइडियल सॉल्यूशन जो है वो हो सकता है कि हम फर्मेंट करें ग्रीन फॉडर को और कन्वर्ट करें इसको सिलेज पे। हेंस अंडर द फॉडर entrepreneurship program, farmer will receive subsidy and incentive to create a consistent supply chain of feed throughout the year. इसी कारण फॉडर इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत फार्मर को मिलेगा सब्सिडी और इंसेंटिव ताकि वो क्रिएट करे कंसिस्टेंट सप्लाई चेन को फीड का पूरे साल के लिए। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो मिशन है वो मदद करेगा मार्जिनल फार्मर को रिड्यूस करने में, इनको इनपुट कॉस्ट को मदद करेगा उनको ताकि वो इंक्रीज कर अपने रिटर्न को कैपिटल एम्प्लॉयड में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोड स्टेप स्कीम। तो हम जानेंगे ये जो रोड स्टेप स्कीम है वो क्या है। द सेंटर हैज नोटिफाइड द रेट एंड नॉर्म्स फॉर द रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम। सेंटर ने नोटिफाई किया है जो रेट और नॉर्म्स होगा रिमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेज ऑन इंपोर्टेड प्रोडक्ट रोड स्टेप स्कीम में। A budgetary allocation of rupees 12,454 crore has been made for 2021-22 under the scheme, which cover 8,555 tariff lines, accounting for about 25% of traded item and 65% of India's export. जो एक बजटरी एलोकेशन है रुपीज 12,454 करोड़ का 2021-22 के सेशन के लिए, जिसमें जो स्कीम है वो कवर करेगा 8,555 टैरिफ लाइन को, जो कि अकाउंट कर रहा है 25% ट्रेडेड आइटम का और 65% इंडिया के एक्सपोर्ट का। हम जानेंगे इस स्कीम के बारे में। The scheme was announced in 2020 as a replacement for the Mercantile Export and India scheme, which was not compliant with the rule of WTO. ये जो स्कीम है इसको अनाउंस किया गया था 2020 में रोड टेप स्कीम को। ये जो है रिप्लेसमेंट है मर्सेंटाइज एक्सपोर्ट एंड इंडिया स्कीम MEIS का, जो कि नहीं कंपाइल कर पा रहा था जो रूल था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का उसको। द स्कीम वुड रिफंड टू एक्सपोर्टर द इम्बेडेड सेंट्रल स्टेट एंड लोकल ड्यूटी और टैक्सेज that were so far not being rebated or refunded and were therefore placing India's export at a disadvantage. ये जो स्कीम है ये रिफंड करेगा एक्सपोर्टर को इम्बेडेड सेंट्रल स्टेट और लोकल ड्यूटी या टैक्सेस को, जो कि अभी तक नहीं रिबेट या रिफंड किया गया था। इस कारण वो इंडिया के एक्सपोर्ट को डिसएडवांटेज स्टेट में ले जा रहा था, उसको ये रिफंड करेगा। की फीचर्स क्या है ये रोड टेप स्कीम का। To enable zero rating of export by ensuring domestic taxes are not exported, all taxes including those levied by state and even gram panchayat will be refunded under the scheme. इनेबल करने के लिए जीरो रेटिंग ऑफ एक्सपोर्ट को ये इंश्योर करेगा कि जो डोमेस्टिक टैक्स है वो नहीं एक्सपोर्ट हो, सारे टैक्सेस जो है जिसको लिवाई किया जा रहा है स्टेट व इवन ग्राम पंचायत के द्वारा उसको रिफंड किया जाएगा इस स्कीम में। The rebate under the road tape is WTO compliant as per legal advice, range from 0.5 to 4.3% of the free on board value of outbound consignment. और जो रिबेट होगा अंडर रोड टेप का वो WTO कंपाइलेंट होगा, जो पर लीगल एडवाइस के अनुसार रेंज करेगा 0.5 से 4.3% तक फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू ऑफ आउटबाउंड कंसाइनमेंट के लिए। द लोवेस्ट रेट इज ऑफर्ड ऑन आइटम लाइक चॉकलेट, टॉफी एंड शुगर कॉन्फेक्शनरी, while yarns and fibers have been granted the highest rate. जो लोवेस्ट रेट ऑफर किया जाएगा वो आइटम जैसे कि चॉकलेट, टॉफी, शुगर कॉन्फेक्शनरी के लिए होगा, जबकि यार्न्स और फाइबर जो है उसको ग्रांट किया गया है हाईएस्ट रेट को। Still, pharma and chemical have not been included under the scheme because their export have done well without incentive. और जो स्टील है, फार्मा और केमिकल सेक्टर है उसको नहीं इंक्लूड किया गया इस स्कीम में, क्योंकि जो एक्सपोर्ट है उनका वो पहले से ही अच्छा है बिना इंसेंटिव के। सिग्निफिकेंस क्या होगा इस स्कीम का। Indian exporter will able to meet the international standard for export as affordable testing and certification will be made available to exporter within the country instead of relying on international organization. जो इंडियन एक्सपोर्टर है वो पूरा कर पाएंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अपने एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि जो अफोर्डेबल टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन है वो अवेलेबल होगा एक्सपोर्टर के लिए कंट्री में ही, ना कि उनको अब रिलाई करना पड़ेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। Also under it, tax assessment is set to become fully automatic for exporter. Businesses will get access to their refund for GST via an automatic refund route. और जो टैक्स असेसमेंट है वो पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होगा एक्सपोर्टर के लिए, इसलिए जो बिजनेसेस होगा वो एक्सेस कर पाएंगे अपने रिफंड को जीएसटी का ऑटोमेटिक रिफंड रूट के माध्यम से। दिस वुड इंक्रीज द इकोनॉमी फॉर द कंट्री एंड वर्किंग कैपिटल फॉर दियर इंटरप्राइज। ये इंक्रीज करेगा इकोनॉमी को कंट्री का और वर्क करेगा कैपिटल के तौर पर इंटरप्राइज के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑयल बॉन्ड। तो हम जानेंगे ऑयल बॉन्ड के बारे में। द सेंटर हैज आर्ग्यू दैट इट कैन नॉट रिड्यूस टैक्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल एज इट हैड टू बियर द बर्डन ऑफ पेमेंट इन लिeu ऑफ ऑयल बॉन्ड इश्यू बाय द प्रीवियस यूपीए गवर्नमेंट टू सब्सिडाइज फ्यूल प्राइसेस। सेंटर ने आर्ग्यू किया कि वो रिड्यूस नहीं कर पाएंगे टैक्स को पेट्रोल और डीजल के ऊपर, क्योंकि उनको बर्डन को उठाना पड़ रहा है जो पेमेंट है ऑयल बॉन्ड का, इस कारण जिसको कि इश्यू किया गया था प्रीवियस यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडाइज करने के लिए फ्यूल के प्राइस को। ये ऑयल बॉन्ड है क्या? तो ऑयल बॉन्ड आर स्पेशल सिक्योरिटी इश्यू बाय द गवर्नमेंट टू ऑयल मार्केटिंग कंपनी इन लिeu ऑफ कैश सब्सिडी।
ऑयल बॉन्ड जो है वो स्पेशल सिक्योरिटी है जिसको इश्यू किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा ऑयल मार्केटिंग कंपनी को कैश सब्सिडी के जगह पे। दिस बॉन्ड आर टिपिकल ऑफ ए लॉन्ग टर्म टेन्योर लाइक 15 to 20 ईयर एंड ऑयल कंपनीज आर पेड इंटरेस्ट। ये जो बॉन्ड होता है वो टिपिकल लॉन्ग टर्म टेन्योर का होता है 15 से 20 ईयर्स का, और ऑयल कंपनी जो है उनको इंटरेस्ट पे किया जाता है इसके लिए। Before the complete deregulation of petrol and diesel prices, oil marketing company were faced with a huge financial burden as the selling price of petrol and diesel in India was lower than the international market price. जो कंप्लीट डीरेगुलेशन करने के लिए पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को ऑयल मार्केटिंग कंपनी को फेस करना होगा बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन को, क्योंकि जो सेलिंग प्राइस है पेट्रोल और डीजल का इंडिया में वो काफी कम है इंटरनेशनल मार्केट प्राइस से। दिस अंडर रिकवरी टिपिकली कंपनसेटेड थ्रू फ्यूल सब्सिडी एलोकेटेड इन द यूनियन बजट। और ये जो अंडर रिकवरी है इसको टिपिकली कंपनसेट किया जा रहा है फ्यूल सब्सिडी के माध्यम से, जिसको कि एलोकेट किया गया था यूनियन बजट में। However, between 2005 to 2010, the UPI government issued oil bond of companies amounting to rupees 1.4 lakh crore to compensate them for these losses. लेकिन 2005 से 2010 के दौरान में जो यूपीआई गवर्नमेंट था उन्होंने इश्यू कर दिया था ऑयल बॉन्ड को कंपनी के लिए, जो कि इक्विवेलेंट था 1.4 लाख करोड़ के अमाउंट का, ताकि कंपनसेट किया जा सके लॉसेस को। वाई डू गवर्नमेंट इश्यू सच बॉन्ड? क्यों गवर्नमेंट इश्यू करता है इस टाइप के बॉन्ड को? Compensation to company through issuance of such bond is typically used when the government is trying to delay the fiscal burden of such payout to future year. जो कंपनसेशन है कंपनी के लिए इश्यू करके ऐसे बॉन्ड के माध्यम से वो टिपिकली यूज किया जाता है जब गवर्नमेंट को चाहते हैं कि वो डिले करे फिजिकल बर्डन को पे आउट करने का फ्यूचर ईयर्स के लिए, तब वो ऐसा करते हैं। गवर्नमेंट रिसोर्स टू सच इंस्ट्रूमेंट व्हेन दे आर इन डेंजर ऑफ ब्रीचिंग द फिजिकल डेफिसिट टारगेट due to unforeseen circumstances that lead to a collapse in revenue or a surge in expenditure। और गवर्नमेंट जो है वो यूज करता है इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट का जब उनको लगता है को ब्रीच कर जाएंगे फिजिकल डेफिसिट के टारगेट को अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस के कारण, वह कोलैप्स हो सकता है रेवेन्यू को, वह सर्ज हो सकता है एक्सपेंडिचर में, तब वो यूज करता है इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट का। This type of bond are considered to be below the line expenditure in the union budget and do not have a bearing on that year fiscal deficit, but they do increase the government overall debt। ये जो टाइप है बॉन्ड का वो कंसीडर किया जाता है कि ये बिलो द लाइन एक्सपेंडिचर है यूनियन बजट में और इसका बियरिंग नहीं होता है उस साल का फिजिकल डेफिसिट पे, लेकिन ये इंक्रीज कर देता है गवर्नमेंट का ओवरऑल डेप्ट को। However, interest payment and repayment of this bond become a part of the fiscal deficit calculation in future year। लेकिन जो इंटरेस्ट पे किया जाता है जो रिपेमेंट का ऑप्शन इस बॉन्ड के ऊपर, ये पार्ट है फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेशन का फ्यूचर ईयर के लिए। जो बैकग्राउंड है डीरेगुलेशन को लेकर फ्यूल प्राइस का, हम इसको जानेंगे। Fuel price the control has been a step-by-step exercise with the government freeing up prices of aviation turbine fuel in 2002, petrol in 2010 and diesel in 2014। फ्यूल प्राइस दी कंट्रोल जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज है जिसमें गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया था प्राइस को एविएशन टरबाइन फ्यूल के लिए 2002 में, पेट्रोल के लिए 2010 में और डीजल के लिए 2014 में। Prior to that, the government would intervene in fixing the price at which retailer were to sell डीजल और पेट्रोल। इससे पहले क्या था, गवर्नमेंट जो थे वो इंटरवेन करते थे फिक्स करने में प्राइस को रिटेलर के लिए कि वो किस रेट में सेल करेंगे डीजल और पेट्रोल को। This led to under recovery for oil marketing company which the government had to compensate for। इसके कारण अंडर रिकवरी होता था ऑयल मार्केटिंग कंपनी का जिसके लिए गवर्नमेंट को कंपनसेट करना पड़ता था। The prices were deregulated to make them market linked, unburden the government from subsidized price and allow consumer to benefit from lower rate when global crude oil price tumble। ये जो प्राइसेस है जो डिरेगुलेट किया जाता है वो मार्केट लिंक अनबर्डन करने के लिए होता है गवर्नमेंट को सब्सिडाइजिंग प्राइस से, और ये अलो करता है कंज्यूमर को बेनिफिट का फायदा उठाए अगर लोअर रेट होता है प्राइस का ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस का। तब prices they control essential offer fuel deregulation such as Indian Oil, HPCL और BPCL, the freedom to fix prices become on calculation of their own cost and profit। और जो प्राइस डी कंट्रोल है वो इसेंशियल है जो कि ऑफर किया जाता है फ्यूल रिटेलर के द्वारा, जैसे कि इंडियन ऑयल हो गया, HPCL हो गया, BPCL हो गया, जो फ्रीडम है फिक्स करने का प्राइसेस को, जो कि बेस्ड है कैलकुलेशन के ऊपर खुद के कॉस्ट और प्रॉफिट के। However, the key beneficiary in this policy reform of price the control is the government। लेकिन जो मेन बेनिफिशियरी है ये पॉलिसी रिफॉर्म को लेकर प्राइस दी कंट्रोल को वो गवर्नमेंट ही है। इम्पैक्ट क्या हो रहा है, जो लॉस हो रहा है कंज्यूमर का। While all price deregulation was meant to be linked to global crude price, Indian consumer have not been benefited from a fall in global prices। जो ऑयल प्राइस डिरेगुलेशन है उसको लिंक किया गया है ग्लोबल क्रूड प्राइस से, लेकिन इंडियन कंज्यूमर जो है उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है फॉल इन ग्लोबल प्राइस के बावजूद भी।
The central as well as state government impose fresh taxes and levies to raise extra revenue. जो सेंट्रल और साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लगा रहे हैं फ्रेश टैक्सेस को, लिवाइस को, ताकि वो रेज कर सके एक्स्ट्रा रेवेन्यू को. दिस फोर्सेज द कंज्यूमर टू आइदर पे व्हाट शी ऑलरेडी पेइंग और इवन मोर. ये फोर्स कर रहा है कंज्यूमर को कि वो पे करे जो पहले से वो पे करे उतना व उससे अधिक. What budget document show? क्या बजट डॉक्यूमेंट बता रहा है? बजट डॉक्यूमेंट शो दैट सच बॉन्ड विल बी अप फॉर रिडेम्पशन ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर बिगिनिंग विद 2 और टू बी रिडेम्प्ड इन द करंट फिस्कल ईयर टिल 2026. जो बजट डॉक्यूमेंट है ये शो कर रहा है कि इस टाइप का जो बॉन्ड है उसको यूज किया जा रहा है रिडेम्प्ट करने के लिए नेक्स्ट फ्यू ईयर पे, जो कि बिगिन करेगा 2 या रिडेम्प किया जाएगा करंट फिस्कल ईयर से टिल 2026 तक. जो गवर्नमेंट है वो रिपे करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट को ₹10,000 करोड़ का इस साल. जो ये डॉक्यूमेंट है उसके अनुसार गवर्नमेंट पे करेंगे अराउंड ₹10,000 करोड़ एनुअली इंटरेस्ट को लेकर लास्ट डिकेड में. जो गवर्नमेंट है वो पे करेंगे सिमिलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को करंट फिस्कल में भी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तीवा ट्राइब एंड वेंगचुआ फेस्टिवल. तो हम जानेंगे ये तीवा ट्राइब और वेंगचुआ फेस्टिवल के बारे में. द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय तीवा ट्राइब्समैन टू मार्क देयर गुड हार्वेस्ट. ये जो तीवा ट्राइब व वेंगचुआ फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया जाता है तीवा ट्राइब्समैन के द्वारा. वो मार्क करते हैं अपने गुड हार्वेस्ट को, इसलिए सेलिब्रेट करते हैं इसको. इट कम्स विद सॉन्ग, डांसेस, बंच ऑफ रिचुअल एंड पीपल क्लैड इन देयर नेटिव अटायर. ये आता है सॉन्ग के साथ, डांस के साथ, जिसमें बहुत सारे रिचुअल को सेलिब्रेट किया जाता है पीपल क्लैड के द्वारा अपने नेटिव अटायर्स में. जो पीपल है तीवा ट्राइब्स का वो एसोसिएटेड है बाउंटीफुल हार्वेस्ट है, जिनका हायर पावर है नेचर का. ये जो है वो मदद करता है पिग स्कल्स बोन्स में, जो कि एक्ट करते हैं एक डिटीज के तौर पर, प्रिजर्व करते हैं मेनी जनरेशन से. Tiwa are also known as Lalung in indigenous community inhabitant the state of Assam and Meghalaya and are also found in some part of Arunachal Pradesh and Manipur. और टीवा को जाना जाता है लांगलुंग के नाम से भी कि ये एक इंडाइजेनस कम्युनिटी है जो कि इनहेबिट करते हैं स्टेट ऑफ असम एंड मेघालय पे, और ये पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी. ये टीवा टाइप कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.